एक कमाल का करेला का प्लॉट, जी हाँ। और आप लोगों के डिमांड पर आज हम अपने गांव से 25 से 30 किलोमीटर दूर रखे करेला का खेती के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों करेला का खेती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। जैसे कि इस करेला का खेती को कैसे किया गया है, कौन सी समय इसका सीड को लगाया गया है, या फिर इसके अंदर क्या क्या दवा छिड़काव किया गया है, कौन सी खाद कितने मात्रा में डाला गया है, या फिर कितना तुड़ाई हो चुका है और कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मतलब खर्चा हुआ है, सारी जानकारी आज हम लेंगे इस फार्म का मालिक जो कि हमारे साथ है दिवाकर जी। तो सबसे पहले नमस्कार दिवाकर जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आज हम इस करेला का खेती के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय छोटा सा दे दीजिए। नमस्ते, हमारा नाम है दिवाकर कुरी। हम पुरुलिया जिला के झालदा थाना के अंतर्गत एक छोटा सा किसान हैं। अच्छा, तो ये जो करेला का खेती आपने किया है ये कितना एरिया में जुड़े हुए हैं? कम लगभग 0.5 एकड़ ज़मीन में है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका जो सीड है वो कौन सा वेराइटी है, पहले तो ये बताइए। ये ईस्ट कंपनी का एक प्रगति करेला का वेराइटी है। अच्छा, प्रगति है। तो कितना बीज लगा है उसमें? 300 से 350 ग्राम लगभग 300 से 350 ग्राम बीज लगे हैं दोस्तों इस खेती में। मतलब 1 एकड़ में लगभग आप लोगों को 600 से 700 ग्राम बीज में आसानी से हो जाएगा। अब सवाल आती है कि नर्सरी जो आप लोग किए हैं या फिर कैसे सिस्टम किया है, कि डायरेक्ट सीड को इसमें डाल दिया है या फिर कैसे सिस्टम किए? पहले इनको सीड बेड में ग्रो किया है। अच्छा, मतलब सीड बेड में इसको पहले तैयार किए हैं? तैयार किए हैं। अच्छा, खेत को कैसे तैयार किए हैं? पहले इनको खेती को हाल के ट्रैक्टर से हाल से एक बार जुताई किया, उससे 7 से 8 रोज बाद रोटोवेटर से, उससे फिर 7 से 8 दिन बाद फिर रोटोवेटर से। अच्छा। क्योंकि ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में माटी थोड़ा गीला हो जाता है। हाँ। इसके लिए थोड़ा उगाना पड़ता है, गर्म करना इसके लिए। मतलब पहले आपने हाल से जुताई की है, उसके बाद 7-8 दिन बाद रोटावेटर से जुताई किए हैं, और उसके बाद फिर से आपने हाल में जुताई की है, उसके बाद इसको लगाए हैं। जी जी जी, कम से कम 4 बार जुताई किए हैं। तो अब दिवाकर जी हमको ये बताइए कि आपने जो इसका सीड को नर्सरी में डाला पहले, तो उसका कौन सी समय टाइम कौन सा है? दिसंबर महीना का फर्स्ट वीक में। अच्छा, दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपने मतलब सीड को नर्सरी में डाल दिया है। उसके बाद कितना दिन लगा वो सीड तैयार होने में, मतलब उसका पौधा तैयार होने में? जैसे कम से कम 30 से 35 दिन में हो जाते हैं। 30 से 35 दिन में। हाँ। तो आपने दिसंबर का पहला वीक में इसको नर्सरी में डाला, मतलब 1 महीना से 1.5 महीना के आसपास लग गया, क्योंकि थोड़ा ठंडा था दिसंबर टाइम। तो 1.5 महीना बाद जनवरी का पहला वीक में आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो अब दिवाकर जी हमको ये बताइए कि आपने जैसे कि सीड को नर्सरी में डालकर उसके बाद लगाए हैं। हाँ। तो लगाने से पहले आपने क्या क्या डाले हैं वो बताइए। पहले सूखा 2 से 3 CFT गोबर लेना है। अच्छा। सूखा मिट्टी लेना है 2 से 3 CFT। अच्छा। उसके बाद 2 से 3 CFT यानी कि धामे का अंदर जो टीना आता है, जो सरसों का तेल में आते हैं वैसा साइज का 2 से 3 अच्छा धामा टीना ले सकते हैं। माटी और गोबर सेम इक्वल होना चाहिए। उसके बाद फॉस्फेट लेना है 1 किलो। उसके बाद DAP लेना है आधा किलो। NPK लेना है आधा किलो। और जो चूना, चूना जो कृषि चून होता है उसको लेना है 1 किलो। अच्छा, और ये सारे को एक साथ में मिला करके आपने नर्सरी बेड के ऊपर डाला है। ओके। अब उसके बाद जैसे अपने ट्रांसप्लांट जा रहे हैं, मतलब 1 महीना बाद कि 1.5 महीना बाद जब जा रहे थे, उसके पहले क्या क्या खाद डाले हैं? जैसे खेत के अंदर जैसे खेत जो मतलब जो डुबरी होते हैं, उसको जब तैयार करते हैं उसी टाइम कम से कम ½ एकड़ जमीन में 50 से 60 CFT मतलब गोबर लेना है। 50 से 60 CFT मतलब आधा ट्रॉली के आसपास हो जाएगा। मतलब 1 ट्रॉली में तो 100 CFT लगता है। तो आधा ट्रॉली हो जाएगा। ठीक है, आधा ट्रॉली दोस्तों गोबर की खाद लिए हैं ट्रांसप्लांट करने के पहले। उसके बाद क्या लिए हैं? उसके बाद लिए हैं कार्बोफ्यूरन 3G। ओके, कार्बोफ्यूरन 3G कितना लिए हैं? 3 kg। उसके बाद लिए DAP लिए हैं 3 kg जी। NPK लिए हैं 3 kg जी। फॉस्फेट लिए हैं 2 kg और जो नीम केक होते हैं वो लिए हैं 10 kg। ओके। अब दिवाकर जी हमको ये बताइए, आपने जो प्लांट को लगाया है तो कितना डिस्टेंस में लगाए? एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस कितना है और कैसे लगाए वो थोड़ा बता दीजिए। पहले जब सीड बेड में जब चारा मतलब पूरा तैयार हो गया, उससे पहले जब आज लगेगा तो कल हमको देना, उससे 2 दिन बाद पहले फंगीसाइड यूज करना पड़ेगा। अच्छा, फंगीसाइड क्या यूज किए हैं? उसके अंदर यूज किया एजास्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, मैंकोजेब ग्रुप का किसी एक फंगीसाइड लेना है। उसको स्प्रे करना है। अच्छा, उसको स्प्रे करने के बाद आपने वहाँ से उठा करके ले आया? उसके बाद इसमें ट्रांसप्लांट किए हैं। तो कितना डिस्टेंस में ट्रांसप्लांट किए हैं? जैसे कि इधर आप लोग देखेंगे दोस्तों, पहले तो आपने ये बताइए जैसे कि इस बांस से इस बांस का डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग 3 फीट के आसपास। 3 फीट। और ये जो बांस है
और इस बांस से दूसरे बांस का डिस्टेंस कितना है? 4-4.5 फीट ना? 4 फीट 3.5 4 फीट होगा। और अगर हम लोग ज़्यादा ले लेंगे तो कोई दिक्कत है? दिक्कत हो सकता है, शायद पूरा जब हरा भरा मतलब लौत हो जाएगा, हाँ, इसके अंदर चढ़ जाएगा, चढ़ पूरा जाएगा, तो फल वजन के उधर धंसने का चांस होगा। धंसने का चांस होगा। और अगर पौधे का डिस्टेंस की बात की जाए तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस कितना रखे हैं आपने? जैसे एक आप यहाँ पे एक जो पौधा होगा उसी के सामने एक बांस होगा, हाँ। और इस पौधा के सामने और एक बांस होगा। जैसे आप अच्छा। यहाँ देख सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे ये एक पौधा का पेड़ है, हाँ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, हाँ। और सेम देख लीजिए यहाँ एक पौधा है, हाँ। इसका बांस का हर एक किसी का सेम होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बीच में नहीं है। ओके। अब हमको ये बताइए कि आपने खाद का मैनेजमेंट कैसे किए हैं? कितना खाद डाले हैं? कौन सी समय पर कैसे किए हैं वो बता दीजिए। जैसे आप जैसे जो इसका जो पेड़ है, जी। मान के चलिए जब यहाँ सेलिंग तक आ जाएगा, उससे उस टाइम आपको माटी को थोड़ा कोड़ के सुखाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है। अगर मिट्टी गर्म नहीं होगा तो पौधा उगेगा नहीं ज्यादा। जी, जी, इसके लिए मिट्टी को थोड़ा कोड़ के मतलब मिट्टी पूरा टाइट और सूख जाएगा। हाँ। क्योंकि उस टाइम मतलब फरवरी का पहला वीक 10 दिन तक आ जाता है फरवरी महीना का। जी। उस टाइम थोड़ा गर्मी आ जाते हैं। उसके बाद मिट्टी सूख जाएगा, उसके बाद गोबर लेना है। गोबर कितना लिए हैं आपने? उस टाइम लेना है 100 CFT। 100 CFT में, यानी कि एक ट्रॉली? एक ट्रॉली लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या लिए हैं बोलिए? ह्यूमिक एसिड लिए हैं, हाँ। ठीक है, पोटास लिए हैं, फॉस्फेट लिए हैं, DAP लिए हैं, और 1 kg मात्रा में कार्बोफुरन थोड़ी सी मात्रा में दिए हैं। अच्छा, और कुछ लिए हैं? और कुछ नहीं लिए हैं। तो और चूना दिए थे 3 kg। और जो मिट्टी का जो पहले जो सीड बेड में तैयार के समय जो चूना लिए थे, हाँ। उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में इस टाइम दे दिए हैं। तो अच्छा। 3 kg कर दिए। अच्छा, और ये सारे खाद को एक बार में ही डाल दिए हैं? एक बार में डाल दिए। तो आपने जैसे कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 3 बेसाल डोज बोल रहे थे, तो 3 बेसाल डोज कितने दिन के अंदर अंदर डाल रहे थे? पहला बेसाल डोज कितने दिन में डाले? जब हम पौधों को जब ट्रांसप्लांट करेंगे, हाँ। उस टाइम एक खाद का जरूरत पड़ेगा। हाँ, उस टाइम आपने डाल दिया, पहला बेसाल डोज हो गया। उसके बाद जो पौधा देखिए यहाँ से जब पौधा छोटा था, उसके बाद जब बड़ा होगा, जब सेलिंग तक आ जाएगा, हाँ। उसके बाद ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा खाद को। अच्छा, तो वो कितना दिन में आ जाता है लगभग? मतलब 40 से 45 दिन में आ तो जाएगा। उस समय आप लोगों को मतलब सभी खाद को डालना पड़ेगा, जितना ज्यादा मात्रा में खाद। और आपने जो बोला वही उसी समय डाले हैं? उसी समय डाले हैं। और उसके बाद और कुछ खाद डाले हैं? नहीं, उसके बाद चलेगा मतलब PGR लगाना पड़ेगा। अच्छा, दवाई लगाना पड़ेगा। तो दवाई के बारे में बात करेंगे तो ये बताइए कौन कौन सी दवाई और क्यों डाले हैं, ये बताइए। जैसे पहले बोल दीजिए, जब हम ट्रांसप्लांट किए थे उस टाइम फंगिसाइड डाले थे जी। उससे 8 से 10 दिन बाद इंसेक्ट का प्रकोप होता है, इसलिए इमिडाक्लोप्रिड कीटों का बहुत प्रकोप होता है। क्योंकि उसी टाइम हम इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल मिला के एक दवा का छिड़काव किए दिए थे। ओके। उसके बाद फिर 8 से 10 दिन बाद फिर साकिंग पेस्ट डाले थे, उसके लिए फिर वही कॉम्बिनेशन का रिपीट किए हैं। और उसके बाद क्या डाले हैं? फंगिसाइड कुछ नहीं डाला? फंगिसाइड उसके बाद फिर फंगिसाइड चलेगा, क्योंकि इस साल बारिश का थोड़ा मौसम था, इसलिए बारिश के चलते थोड़ा फंगस का अटैक बहुत ज्यादा था, इसलिए हम फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड 7 दिन के बाद चलाना था। उसके बाद मिडिल में 1-2 बार PGR को यूज कर दिए थे। अच्छा, तो फंगिसाइड आपने क्या क्या डाले हैं? फंगिसाइड एक बार डाले थे, जो बोले थे पहले एजोस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, मैंकोजेब। उसके बाद डाले थे एजोस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, जो एमिस्टर आते हैं सिंजेंटा। जी। और उसके बाद PGR कौन सा डाले हैं? PGR डाले थे जो बायर कंपनी का आते हैं एम्बिशन, और सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस। पहले डाले थे क्वांटिस को, उसके बाद डाले हैं 10 दिन बाद एम्बिशन को डाले थे। अच्छा, इस तरीके से आपने स्प्रे शेड्यूल चलाया है। अब दिवाकर जी, इसका मेन जो बात आती है कि इसका तुड़ाई कब कब किए हैं और कितना मात्रा में किए हैं, वो बताइए। पहले इसका जो तुड़ाई था वो 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च को। तो आपने जैसे कि आपने बोला दिसंबर का पहला वीक में इसका सीड को डाले हैं, उसके बाद जनवरी के पहला वीक में इसको लगाए हैं। हाँ। उसके बाद मार्च में कितने बोले? 15 तारीख को। 15, यानी कि 2.5 महीने के आसपास लगा है पहला तुड़ाई लेने में। हाँ। पहला तुड़ाई में कितना किलो निकले हैं? पहला तुड़ाई में 20 किलो तोड़े थे। 20 किलो। उसके बाद सेकंड तुड़ाई कितना दिन बाद किए? उसके बाद 5 दिन बाद फिर तुड़ाई हुआ था, उस दिन था 30 किलो। 5 दिन बाद 30 किलो? 30 किलो। उसके बाद नेक्स्ट और कितना तुड़ाई किए हैं? 60 किलो। 60 किलो। कितना दिन बाद? अभी जैसे कि दोस्तों आज तुड़ाई हो रहा है, तो लगभग आज 60-70 किलो के आसपास आ जाएगा। और दिवाकर जी, हमको ये बताइए कि अभी बाजार में रेट कितना चल रहा है? अभी का जो रेट है 30 से 35 किलो रुपया पर किलो। अच्छा, और जैसे कि लगभग कितना दिन तक ये तुड़ाई देता रहेगा? ये कम से कम 2 महीना तक चलेगा।
मतलब इसका जो रेंज है, मिडिल जो हाई रेंज है वो कम से कम 20 दिन तक चलेगा, 20 से 25 दिन पूरा हाई रेंज। अच्छा। उसके बाद थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो लगभग एक हिसाब की बात किया जाए तो इसमें खर्चा कितना हुआ? आधा एकड़ में आपका जो करेला का खेती है, इसमें टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किए हैं? हम तो इन्वेस्ट किए थे 28 से 30 हज़ार रुपया लगभग हो जाएगा, क्योंकि उसके थे जो लेबर है, लेबर चार्ज भी तो इंक्लूड होता है ना, इसीलिए 28 से 30 हज़ार रुपया हो जाते हैं खर्चा। अब 3 बार तोड़ाई हुआ है, एक बार हुआ है कितना? 20 किलो, एक बार 30 किलो, एक बार 70 किलो, तो कितना हो गया? 120 किलो, 110 किलो आसपास हो जा रहा है, 110-20 किलो। उस हिसाब से अगर रेट की बात की जाए तो 30 रुपया के हिसाब से भी आप लोग पकड़ेंगे तो लगभग आप लोगों का 3,500 के आसपास हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ आपने भूल गए बताना कि आपने जो खर्चा बताया है, ये तार बांस, ये जो सिस्टम है, इसी ये सब जोड़ कर के इतना खर्चा हुआ? हाँ, सब टोटल A to Z। तो पिछले साल आपने किया था, एक बार बोल रहे हैं, कितना उसमें खर्चा हुआ था? वो 38-40 हज़ार के आसपास। और प्रॉफिट कितना हुआ था उस टाइम? बिके थे 2,20,000 के लगभग। 2,20,000। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं, मतलब आधा एकड़ में इनका खर्चा हुआ 40,000 और इन्होंने 2.5 लाख के आसपास करेला का खेती से प्रॉफिट निकाला है। मतलब प्रॉफिट नहीं, मतलब उसमें खर्चा भी तो है ना, खर्चा भी तो 2 लाख के आसपास मतलब प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है, इस बार भी ऐसा होगा? रेट जो इस रेट है, इस रेट में कम से कम 1,80,000 से 2 लाख लगभग आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोगों के पूरे डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि आधा एकड़ में अगर आप लोग करेला का खेती करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग ले सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों इस करेला का खेती को, आप लोगों को लाइक करके बताना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।